नमस्कार आप सभी साथियों को। दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल प्रेसर क्लासेस पे। तो जो भी हमारे डीएलएड के साथी हैं, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले 2019 बैच के, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम आपको हिंदी के 7 भाग आपको पहले करा चुके हैं। तो हिंदी का ये 8वां भाग लेके आए हैं, इसमें आपका पूरा हिंदी ख़त्म हो रहा है। तो दोस्तों पूरे 7 भाग देखने के बाद आप 8वां भाग भी जरूर देखें दोस्तों। ये आप पूरा रिवाज अच्छे से कर लो तो पूरा हिंदी आपकी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है दोस्तों। इसके बाद आप संस्कृत कराएंगे दोस्तों अगली नेक्स्ट वीडियो से। तो देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो भी डीएलएड के साथी हैं तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखें दोस्तों। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं दोस्तों, जिससे कि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे जल्दी मिल सके। तो दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं बहुत ही जल्दी। तो इसमें क्वेश्चन दिया हमारा 27वां। इससे पहले क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, ये आपके लघुत्तरी प्रश्न हैं। बहुविकल्पी और लघुत्तरी हम आपको पहले ही करा चुके हैं इन भागों में। तो जो 8वां जो भाग है आपका पार्ट है, इसमें हम आपको लघुत्तरी का ये लास्ट पार्ट है जो करा रहे हैं। देखते हैं साथियों, पहला ही क्वेश्चन हमारा, लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख के महत्व प्रकाश डालिए। सुलेख क्या है? सुलेख का उद्देश्य सुंदर लेखन में लिखना होता है। लेखन कला को कुशल बनाने में सुलेख का बहुत महत्व है, क्योंकि सुंदर अक्षरों में लिखे हुए वाक्य को पढ़ने में, समझने में एवं देखने में अच्छे लगते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखो क्या कहा है कि भद्दा लेख अधूरी पढ़ाई की निशानी है। अतः लेख सदैव स्पष्ट और शुद्ध होना चाहिए। शुद्धता को प्रथम वरीयता देनी होगी, तत्पश्चात स्पष्टता और सफाई का महत्व है दोस्तों। तो महात्मा गांधी जी का भी खुद का राइटिंग अच्छा नहीं था, फिर उन्होंने लिखा है। तो इसलिए दोस्तों राइटिंग का बहुत ही अच्छा महत्व होता है हर जगह आपका। अगला क्वेश्चन है, अशुद्ध उच्चारण के किन्हीं 5 कारणों का उल्लेख। तो इसमें 5 कारण आपके दिए गए हैं। नंबर 1, ध्वनि लोपन, किसी ध्वनि का लोप कर देना, मतलब उसकी आवाज़ को साइलेंट कर देना। ध्वनि प्रकृति, किसी ध्वनि का अल्प अथवा अति उच्चारण करना, मतलब किसी ध्वनि को बहुत ही अल्प या ध्वनि निकले या बहुत ही तेज ध्वनि हो जाए। अगला है पॉइंट, ध्वनि विपर्य, किसी ध्वनि को उलट पुलट देना, ये भी होता है तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट है दोस्तों, उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना। अगला पॉइंट है शारीरिक विकृतियों, जैसे ओष्ठ, दंत्य, कोमल, तालु, अभाव, ये लागत, इन चीज़ों से भी आपके उच्चारण में प्रभाव पड़ जाता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है, अनुनासिक स्वर क्या है? जब मुख द्वार बंद करके खोला जाता है किंतु साथ ही नासिका विवर भी खुला रहता है, इससे जो स्वर निकलते हैं वे अनुनासिक स्वर होते हैं दोस्तों। जैसे अंगा है आपका, त्र है, अड़ा है, अन्ना है और म है। इससे आपका क्या होता है, नासिका विवर भी खुला रहता है मुंह के साथ। तो हमारे अनुनासिक स्वर होते हैं, याद रखेंगे दोस्तों। आगे क्वेश्चन, अल्प विराम का प्रयोग कब करते हैं? देखते हैं दोस्तों, पूर्ण विराम का अभिप्राय है पूर्ण रूप से रुकना या ठहरना। सामान्यतः जहाँ बाकी की गति अंतिम लेकर विराम ले वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जैसे सोहन खेलता है, रामो से हम विद्यालय गए। दोस्तों यहाँ पे गलत लिख गया क्वेश्चन में, यहाँ पे आपका अल्प विराम लिखा है, यहाँ पे पूर्ण विराम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पूर्ण विराम। क्वेश्चन मिसप्रिंट है, तो कोई बात नहीं, आप देख लेना। आगे दोस्तों अगला क्वेश्चन, अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग पढ़ते या बोलते समय कुछ देर रुकने हेतु किया जाता है। जैसे कविता, गीता और माया अपनी कक्षा में प्रथम आए। मेरे पिताजी, जो कि एक सरकारी अधिकारी हैं, उनका स्थानांतरण आगरा हो गया है। तो थोड़ी देर रुकने के लिए किया जाता है अल्प विराम का प्रयोग। आगे दोस्तों क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति के साधन। तो मौखिक अभिव्यक्ति के साधन क्या है? चित्र पाठन, जिन बच्चों को चित्र का ज्ञान कर उनसे संबंधित प्रश्न पूछने के चाहिए। जैसे चित्र ऐसे होने चाहिए जिनका कुछ अर्थ निकल रहा है। नैतिक कहानियों के चार्ट आते हैं, बच्चों को उन चार्टों में प्रकाशित कहानियों की अभिव्यक्ति हेतु कहा जाना चाहिए। अगला है आपका कहानी पाठ, बच्चों को गृह कार्य के रूप में कहानी बनाकर लाने हेतु कहा जाना चाहिए। इस प्रकार की मौखिक अभिव्यक्ति से बच्चों की भाषा, कल्पना शक्ति, रुचि, कथन शैली तथा मस्तिष्क का विकास होता है दोस्तों। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कविता, और इसमें पॉइंट दिया आपका कविता पाठ कराना चाहिए बच्चों में, इससे अभिव्यक्ति रुचि का ज्ञान बढ़ता है। अभिनय अनुसरण कराना चाहिए, वाद विवाद कराना चाहिए, वाद विवाद से मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होता है। बच्चों की झिझक तथा संकोच समाप्त हो जाता है। इससे वाक् पटुता तथा वाक् चातुर्य में भी सुधार होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लेखन शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। 2015-17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरह से पूछा जा सकता है आपका क्वेश्चन। लेखन शिक्षण के 2 उद्देश्य या फिर लेखन शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं, इस तरह से पूछता है। देखो पढ़ते हैं दोस्तों, छात्रों को पढ़ना सिखाने के साथ साथ लिखना सिखाने के कई लाभ हैं। पहला लाभ यह है कि देखना, सुनना तथा करना, ये तीनों क्रियाएं लिखने के साथ साथ चलती हैं, अतः लिखना और पढ़ना कौशल एक दूसरे में सहायक हो जाते हैं। द्वितीय लाभ यह है कि लिखने की शारीरिक क्रियाएं पढ़ने को रोचक बना देती हैं। अब देखते हैं दोस्तों, लिखने की शिक्षा।
बालक प्रारंभिक अवस्था में अपना प्रकाशन मौखिक भाषा में ही करता है। आगे चलकर वह लिखकर अपने भावों को व्यक्त करना सीख जाता है। बालक को पहले पढ़ना सिखाया जाए और बाद में बोलना अथवा पहले ही लिखना सिखाया जाए, इस संबंध में विद्वानों में मतभेद है। मॉन्टेसरी का कहना है कि बालक को पहले लिखना सिखाया जाना चाहिए, किंतु कुछ विद्वान पढ़ने और लिखने की शिक्षा के साथ साथ चलाने के पक्ष में भी हैं। आगे क्वेश्चन दोस्तों, लिखने की शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं? बालक को इस योग्य बनाना जिससे अपनी भावनाओं को, अनुभूति को लिखकर अपने शब्दों में व्यक्त कर सके। अगला पॉइंट है, बालकों को लिखने की शिक्षा देने का उद्देश्य यह भी है कि वे लिखते समय यथास्थान सामासिक तथा विराम आदि चिन्हों का प्रयोग करके लिख सकें। अगला पॉइंट है, बालकों ने पढ़कर, सुनकर अथवा मौखिक भाषा के माध्यम से जिन शब्दों का अर्जन कर लिया है उनके प्रयोग करने का अवसर प्राप्त होता है। छात्र इन शब्दों का प्रयोग लिखकर कर सकते हैं। अगला पॉइंट यह है, बालकों ने जिस ज्ञान को प्राप्त कर लिया उन्हें लिखित भाषा का ज्ञान कराकर उस ज्ञान को सुव्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने की शिक्षा भी होता है। आपने जो ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका आपका रिवाइज हो जाएगा, अच्छे से लिख के आपका एकदम कंठस्थ हो जाता है। आगे दोस्तों, बच्चों को सुंदर, स्पष्ट और आकर्षक ढंग से लिखने की शिक्षा देना बच्चों के स्थायी साहित्य सृजन की शिक्षा प्रदान करना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन, लिखने की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी होती हैं? रेखाओं द्वारा लिखने की शिक्षा देना मॉन्टेसरी विधि से, अनुकरण विधि से और पेस्टोलॉजी और मनोवैज्ञानिक आपका विधि। रेखा विधि क्या है दोस्तों? अधिकांशतः देखा जाता है बच्चे कुछ रेखाएं खींचने लगते हैं। इस प्रकार की तिरछी पड़ी, सीधी एवं बड़ी रेखाओं में एक विशेष आनंद की प्राप्ति होती है। अतः बच्चों से इस प्रकार की रेखाएं आरंभ में खिंचवानी चाहिए। जब रेखा खींचने में उनके हाथ सधने लगें तो अक्षरों के आकार बनवाने प्रारंभ करनी चाहिए। इससे रेखाओं द्वारा अक्षर सिखाने की विधि कहा जाता है। दोस्तों, मॉन्टेसरी विधि क्या होती है आपकी? सबसे पहले बच्चे को लेखनी पकड़वाने का अभ्यास कराया जाता है। यह अभ्यास कागज अथवा पट्टी पर रेखाकृत की विभिन्न आकृतियाँ खींचकर उनमें लेखनी के द्वारा स्याही भरवा कर ही किया जाता है। अगला पॉइंट सी का, बालकों को अक्षरों का स्वरूप बतलाने के लिए रेगमाल कागज का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, धीरे धीरे उक्त रेगमाल कागज पर उंगली फेरते हुए बालक को ध्वनि का भी उच्चारण करने लगता है। इस क्रिया द्वारा भी अक्षरों की ध्वनि सामने में परस्पर संबंध स्थापित करते हैं और तब वे स्वतः लिखना शुरू हो जाते हैं। अगला पॉइंट, अनुकरण विधि। अनुकरण विधि में क्या होता है? बच्चों में अक्षरों का ज्ञान कराने हेतु तो अध्यापक श्याम पट अथवा बच्चों की पट्टी पर बड़े आकार के सटोल अक्षर लिख देता है। बालक अध्यापक द्वारा लिखे अक्षर को ही भांति अक्षर लिखते उसे देख देख के अनुकरण करते उसे अनुकरण विधि कहते हैं। आगे दोस्तों, पेस्टोलॉजी विधि क्या है? पेस्टोलॉजी विधि में बालकों को सरल से जटिल की ओर ले जाया जाता है। उनको सबसे पहले अक्षरों का ही ज्ञान कराया जाता है। अक्षरों की आकृतियाँ विभिन्न टुकड़ों में बांट ली जाती हैं। इसके बाद टुकड़ों के योग से पूरे अक्षर की रचना कराई जाती है। उनको पहले वे वर्ड सिखाए जाते हैं जो कि अधिक सरल होते हैं, तत्पश्चात कठिन वर्णों की शिक्षा दी जाती है। तो पेस्टोलॉजी में दोस्तों सबसे पहले हमारा सरल वर्ड सिखाए जाते हैं बच्चों को, उसके बाद फिर कठिन से शुरुआत होती है। आगे दोस्तों एक और पॉइंट है, मनोवैज्ञानिक विधि। मनोवैज्ञानिक विधि में बच्चों को सर्वप्रथम पूर्ण का ज्ञान कराया जाता है। इसके बाद अंश का ज्ञान कराते हैं। उन्हें सर्वप्रथम पूरे वाक्य की शिक्षा दी जाती है। इसके पश्चात शब्द और अंत में अक्षरों की शिक्षा दी जाती है। एक विद्वान ने इस संबंध में लिखा है कि बालक जब पाठशाला में प्रवेश करता है तो वह छोटे छोटे वाक्यों में बोलना जानता है। वर्णमाला के विभिन्न अक्षर उसके ज्ञान हेतु निरर्थक तथा सारहीन होते हैं। उनका अपने में कोई अर्थ नहीं होता। आपस में मिलकर जब वे शब्दों वाक्यों के रूप में आते हैं तब वे सार्थक बनते हैं, अर्थात उनका अर्थ होता है। अतएव शिक्षा शास्त्रियों ने इस विषय में जो प्रयोग किए हैं उनके आधार पर बालकों को सर्वप्रथम सार्थक शब्द अथवा वाक्य सिखाए जाते हैं। सार्थक शब्द बच्चों को पहले सिखाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों को अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार किया जा सकता है? इस तरह से नंबर 1, वर्णन करके, व्याख्या करके, संक्षेपीकरण में, पत्र लेखन, संवाद लेखन, रिपोर्ट लेखन, पुस्तक समीक्षा, जीवनी, आत्मकथा दोस्तों है, निबंध लिखना आपका, एकांकी, कहानी लेखन और कविता लेखन। इनसे क्या होता है? अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास हो जाता है दोस्तों। आगे क्वेश्चन दिया है, छात्रों की अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु ध्यान देने वाले बिंदु कौन कौन से हैं? प्रतिभागी के समक्ष शुद्ध भाषा का प्रयोग किया जाए। शुद्ध उच्चारित भाषा सुनने से अधिक अवसर प्रदान किए जाएँ। प्रतिभागी यदि किसी शब्द का उच्चारण करने में असमर्थ हो तो उस शब्द का खंड खंड उच्चारण अभ्यास कराएं। जैसे आपका रे स ज्ञ वर्णों से बने शब्दों के शुद्ध उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। ध्वनियों के उच्चारण स्थान से परिचित कराकर उसी के अनुसार उच्चारण अभ्यास कराया जाए। ये सब पॉइंट दिए दोस्तों। अगला है, आदर्श उच्चारण के उदाहरण टेप रिकॉर्डर की मदद से भी प्रस्तुत किए जा सकते हैं। ऐसे टेप पहले से तैयार रहने चाहिए, उन्हें सुनाकर फिर प्रतिभागियों से उसी प्रकार उच्चारण करने हेतु कहा जाए। आपका दिया डायडा के उच्चारण का अभ्यास कराया जाए। संयुक्ताक्षरों के उच्चारण पर ध्यान दिया जाए तथा
क्षमा, कष्ट, ज्ञान, ये सब पूरा सिखाया आपका। अगला क्वेश्चन है मिश्रित वाक्य का क्या अभिप्राय है। जिन वाक्यों में प्रधान एवं अन्य आश्रित उपवाक्य हों और दोनों के जो जितना उतना यदि हो तो आदि योजकों द्वारा जुड़े हों उन्हें मिश्रित वाक्य कहा जाता है। यदि परिश्रम करोगे तो सफलता मिलेगी, जैसे इसमें आपका जुड़ा हो जितना कि जो जितना या उतना ये सब होता है, तो इसमें क्या होते हैं मिश्रित वाक्य। तो इस वर्ड में आपका क्या है मिश्रित वाक्य है। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, कोष्टक को उदाहरण सहित समझाओ। तो दिया क्रम सूचक अंकों या अक्षरों के साथ दिशाएं 4 होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, इसमें कोष्टक का यूज करते हैं। कभी कभी प्रवाह से भिन्न अथवा व्याख्यात्मक शब्दों में कोष्टक रखा जाता है, जैसे भरत दशरथ के पुत्र बड़े तपस्वी थे। अब दिया विवरण चिन्ह दिया आपका ये वाला, जैसे लिखते हैं ना विवरण चिन्ह ये। आगे दोस्तों किसी विषय अथवा बातों को समझाने हेतु निर्देशक या विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संज्ञा के 3 प्रमुख भेद होते हैं, ये विवरण चिन्ह का आपका दिया है, ऐसे इसे विवरण चिन्ह कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जात, भाववाचक, सबकी जगह डैश जो होता है ना, डैश से काम चला रहे थे आप विवरण की जगह ये पॉइंट नहीं लगाते हम लोग, सिर्फ डैश कर देते हैं और लिख देते हैं विवरण का। हंस पद दोस्तों क्या होता है, जैसे आप कोई पद लिख रहे हैं उसमें कोई पद छूट जाता है, तो जैसे ये राकेश बहुत ही अच्छा लड़का है, इस वर्ड में ये बहुत ही छूट गया, प्रश्न ऐसे ऊपर लगा के नीचे लिख दिया, तो ये वजह से होता है आपका हंस पद। समुच्चारित क्या है, समुच्चारित समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समुच्चारित वे शब्द हैं जो उच्चारण की दृष्टि से इतने मिलते जुलते हैं कि प्रयोगकर्ता उन्हें एक ही मान लेते हैं, जबकि उनका अर्थ अलग अलग होता है। जैसे अंश में सुहाग और इस अंश में स्कंदा होता है, अत में बहुत, इत में समाप्त होता है, एक जैसे होते हैं दोस्तों। ये समानार्थी शब्द होते हैं जिनके समान अर्थ होते हैं, जैसे आपका अग्नि को दिया, नल, पावक, आग, ज्वाला, ये सभी कहते हैं समानार्थक शब्द हैं। आगे दोस्तों अनुस्वार तथा अनुनासिक ध्वनियों में अंतर क्या होता है। अनुस्वार के उच्चारण में वायु नाक से निकलती है और उच्चारण झटके के साथ होता है, जैसे ठंडा, कंचन, जंगल, चंपत, अंतर, ये सब। और अनुनासिक में दोस्तों क्या होता है, अनुनासिक के उच्चारण में वायु नाक और मुख दोनों से निकलती है, चांद, बूंद, कुंवर, आँख, ये सब दोस्तों। आगे देखते हैं साथियों अगला क्वेश्चन, लिखना सिखाने में ध्यान देने योग्य बात है। तो देखो लिखना सिखाने से सबसे पहले बैठने का ढंग होना चाहिए बच्चे का, सही है आपको बताया है, पहली वीडियो में हम बता चुके थे। मतलब पीड़ा टेबल आदन हो, भूमि पर बाएं घुटना मोड़कर वज्रासन में बैठाकर दाएं कंधे पर स्टील अथवा कॉपी रखकर लिखना चाहिए। कॉपी किसी आधार पर रखनी चाहिए एवं आधार भी सीधा होना चाहिए, कॉपी को टेढ़ा करके लिखना गलत आदत है। आप तो किसी को आधार का मतलब किसी चीज़ पर कॉपी को रख के ही लिखें तो वो सबसे अच्छा रहता है। अगला दोस्तों दूरी, सीधे बैठकर पटिया, स्लेट अथवा कॉपी को आंखों से 35 सेंटीमीटर या 14 इंच की दूरी पर रखकर लिखना चाहिए। कलम पकड़ने का सही तरीका दिया दोस्तों, कलम को उसे ढंग से पकड़ा जाए, कलम तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे के बीच हो, तर्जनी और मध्यमा और अंगूठे के बीच होनी चाहिए, आप तीनों उंगलियों के बीच में 20 से 1 इंच ऊपर हो। बच्चे द्वारा कलम इस प्रकार पकड़ी जाए अंगुलियों के वर्णों के आकार के अनुसार घुमाया फिराया जा सके। आगे दोस्तों शिरोरेख, वर्णों के ऊपर लगाई जाने वाली रेखा को शिरोरेख कहा जाता है। अक्षर की सरलता दोस्तों, देवनागरी लिपि में प्रत्येक अक्षर को बनाने का विशेष ढंग है। जब एक अक्षर उचित तरीके से बनाया जाता है तो वे देखने में सुंदर सुडौल लगते हैं। जैसे आपका दिया क वर्ड को बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि क के मध्य की पाई के बाईं ओर का भाग पाई के बीचों बीच और शुंडिका दाहिनी और मध्य भाग से निकलकर मध्य पाई के बराबर लटकाई जाएगी। बाएं और दाएं दोनों ओर की मोटाई बराबर होनी चाहिए, अक्षरों को सुडौल बनानी चाहिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, आज का लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के प्रयोग से क्या लाभ है। इसके लाभ दिए दोस्तों, हिंदी शिक्षण के श्रव्य और दृश्य से क्या लाभ है देखते हैं दोस्तों। पाठ का जो अंश व्याख्यान आदि के द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा सकता, उस अंश के चित्र वगैरह के माध्यम से सरलता से समझाया जा सकता है। दृश्यों का श्रव्य मतलब सुन करके और दृश्य देख करके। अगला पॉइंट दोस्तों, देखने का प्रभाव सुनने की अपेक्षा अधिक पड़ता है और मॉडल चित्र आदि सभी दृश्य हैं। दृष्टांत, लघु कथा वगैरह स्वतः ही रोचक होते हैं, जो बात रुचिकर होती है, उसके माध्यम से किसी भी बात को शीघ्र सीखा जा सकता है। आगे दोस्तों, साहित्य शिक्षण में जब अंत तक अंतर कथाओं का स्पष्ट न किया जाए तब तक न तो पाठ ही रुचिकर बन पाता है और न ही बच्चा उसे समझ पाता है। आगे दोस्तों, सहायक साधनों द्वारा पाठ को समझाने में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। सहायक सामग्री का आप यूज करेंगे तो छात्र बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इनके द्वारा, किसके द्वारा, शिक्षण में श्रव्य दृश्य साधनों के द्वारा, इनके द्वारा छात्रों की विचार कल्पना एवं विचारों एवं कल्पना दोनों का विकास हो जाता है दोस्तों। इन्हीं दृष्टियों से किसी पाठ को समझाने के लिए शिक्षण में सहायक साधनों की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों हिंदी के पूरे 8 पार्ट हम आपको करा चुके हैं, जो भी इम्पोर्टेंट था फर्स्ट सेमेस्टर की आपको हमने 19 बैच वालों के लिए
फर्स्ट सेमेस्टर का हिंदी का पूरा सिलेबस दोस्तों हमने करा दिया। आप अब पूरे 8 पार्ट हैं, पूरे 8 पार्ट, इससे पहले के 7 पार्ट भी आप देख सकते हैं दोस्तों। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो दोस्तों हम लेके आएंगे वो आपके लिए अब संस्कृत लेके आएंगे, और आपको हम शिक्षा अधिगम, आपका बाल विकास, ये सब करा चुके हैं। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और मैथ का बहुत ही अच्छे से हमने आपको सॉल्यूशन कराया दोस्तों। तो पूरा कराएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों संस्कृत के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर। बेस्ट ऑफ लक साथियों।